आज अगर गिर बीएसएफ जवान को कल सौंपेगा पाकिस्तान। चिनाब नदी की तेज धारा में बहकर पाकिस्तान पहुंचा था भारतीय जवान। बीमा बिल पर कांग्रेस के सामने झुकी केंद्र सरकार। सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा बिल। गंभीर अपराध करने पर नाबालिगों को भी अब मिलेगी कड़ी सजा। जुवेनाइल कानून में बदलाव को मिली मंजूरी। अभिनेता सैफ अली खान की बड़ी मुश्किलें। सरकार ले सकती है सैफ से पद्मश्री सम्मान वापस। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को सीबीआई कोर्ट से आज एक बड़ी राहत मिली है और आदर्श घोटाले के आरोपी अशोक चौहान का नाम उछलने के बाद उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा था। सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि इस घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों पर केस चलेगा। चौहान ने सीबीआई कोर्ट केस में नाम हटाने की मांग की है। मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनी प्रसाद की कड़ी बर्खास्तगी को लेकर अब मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बेनीवाल को हटाना संविधान की तौहीन है। केंद्र सरकार ने मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को हटाए जाने को उचित बताते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि कमला बेनीवाल को पद से हटाए जाने के पीछे कोई राजनीति नहीं है। उनके खिलाफ गंभीर आरोप होने से सरकार ने कार्रवाई की है। दरअसल राजस्थान में जमीन घोटाला और सरकारी प्लेन के निजी इस्तेमाल के आरोप के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें राज्यपाल पद से हटा दिया। किशोर पर बनेगा अब नया कानून। केंद्र सरकार संगीन अपराध में शामिल किशोरों पर अब कड़ी कार्रवाई करने के लिए का मन बना लिया है। इसके कारण अब जुवेनाइल कोर्ट में बदलाव किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को नाबालिग अपराधियों पर अहम फैसले लिए गए। सरकार ने नाबालिग आरोपी को भी कड़ी सजा दिलाए जाने का रास्ता आसान करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय कैबिनेट ने किशोर न्याय बोर्ड को शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत बोर्ड ये फैसला कर सकेगा कि बलात्कार जैसे किसी जघन्य अपराध में शामिल 16 साल से ज्यादा उम्र के किसी किशोर को पर्यवेक्षण गृह भेजा जाए या किसी नियमित अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जाए। ये प्रस्ताव कैबिनेट बैठक की कार्यसूची में रखा गया था। सभी केंद्रीय मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम 2000 में संशोधन करने की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। कानून में परिवर्तन का प्रस्ताव 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप में दोषी ठहराए गए एक अवयस्क को 3 साल के लिए सुधार गृह में रखने की मामूली सजा के आधार पर आया है। सूत्रों की माने तो नया कानून के मुताबिक 16 से 18 साल के नाबालिगों की सुनवाई सामान्य कोर्ट में किए जाने पर फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा। अगर बोर्ड को नाबालिग का अपराध जघन्य लगा तो वो मामले को सामान्य कोर्ट भेज सकेगा। दोषी पाए जाने पर उस पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जघन्य अपराध में शामिल नाबालिग को अब भी उम्र कैद या फांसी नहीं दी जा सकेगी। ये संशोधित बिल मंजूरी के लिए संसद के समक्ष रखा जाएगा। गौरतलब है कि दिसंबर 2012 में हुए दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद जुवेनाइल एक्ट में बदलाव की मांग जोर शोर से उठी थी, चूंकि मामले का एक आरोपी नाबालिग था। अब सवाल ये है कि नाबालिगों पर सरकार की ये सख्ती कारगर साबित होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई।
सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन एसके जैन को हाल ही में कंपनी को 3 रकम बढ़ाकर दिए जाने के मामले में 50 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया था। इस मुद्दे पर हम बीजेपी के किरीट सोमैया ने लोकसभा में इस मामले को उठाया है। सेक्टर के जो बैंक थे उसमें हायर प्लेसेस पे जो करप्शन हो रहे हैं, और अभी एक जो किस्सा सिंडिकेट बैंक का जो बाहर आया है, इट इज एन आई ओपनर। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सिंडिकेट बैंक में जो गए 4-5 दिन से किस्सा बाहर आया है कि चेयरमैन सीएमडी अपने साले और प्लीज मेहताब जी, पर्तुआरी मेहताब जी, अपने आपके पीछे बोल रहे हैं, आप बैठ के बात करो। अपने साले रिश्तेदार के द्वारा 50 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं। जो प्राइवेट निजी कंपनियां जिनकी एनपीए हो गए, विलफुल डिफॉल्टर है, एनपीए को, बैड डेट को चुकाने के लिए वापस बैंक उनको कर्जा देती है। ऐसे किस्से पकड़े गए। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। महंगाई के मुद्दे पर सरकार की लचर नीति को लेकर विपक्ष आक्रामक तेवर अपना चुका है। विपक्ष संसद में सरकार के इस मुद्दे पर आपको बता दें कि कोल्हापुर के राकपा सांसद धनंजय महाडिक ने सीमेंट के बढ़ते दाम को लेकर सरकार से आपत्ति जताई है। सीमेंट के फैक्ट्री ओनर्स और व्यापारियों के मिलीभगत से ये रेट बढ़े हैं। हमारी जो नेशनल एसोसिएशन है क्रीडाई, इसने भी कई बार इनका विरोध किया है। हर आम आदमी का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। आपकी सरकार ने भी कई बार ये मंशा जताई है कि 2022 तक हर आम आदमी का एक घर होगा, लेकिन अगर ये रेट ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो हर आम आदमी का ये जो सपना है ये वो सपना ही रह जाएगा। इसलिए हमारी सरकार से ये विनती है, दरखास्त है कि ऐसा कोई उपाय आप रखें जिससे ये सीमेंट के जो रेट्स है उसका कंट्रोल सरकार के हाथ में हो, ना कि सीमेंट फैक्ट्री और व्यापार। नवी मुंबई की कमोची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को पकड़ा जिसके अंदर लाखों रुपए का गुटखा जब्त किया लदा हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गुटखा के बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया और बावजूद इसके गुटखे की तस्करी और बिक्री का काम जारी है। पकड़े गए ट्रक के ड्राइवर से पुलिस पूछताछ कर रही है। हमारे डिटेक्शन स्टाफ को और ऑफिसर को खबर मिली थी कि ऐसा ट्रक गुटखा लेके जा रहा है और वो बॉम्बे साइड में जा रहा है। ऐसी खबर मिलने के बाद हाईवे पे हमारे कामोठे पोस्टे की हद्दी में हमने वो ट्रक को अड़ा के उसको ड्राइवर को पकड़ के उनको लेके आए। इंक्वायरी करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि उसमें ये है गुटखा भरा हुआ है। मैं आपको छोड़कर बिल्डर के काम को शुरू किया। आज उनका नाम नामचीन बिल्डरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाश बाबिस्कर को राजीव गांधी आवास योजना की कमान सौंपी और इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि ने उनसे खास बातचीत की। मेरे पास कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की कि एक कंपनी बनाई जाए और जॉब छोड़ा जाए और लोगों को घर देने की कोशिश की जाए। तो मेरा जो स्वप्न था वो इस बहाने साकार हो गया और बहुत से लोगों को मैं घर दे पाया। और देने के बाद मुझे और चीज ऐसे मार्केट में समझ में आई कि लोगों एक बाजू में ऐसी स्थिति है कि करोड़ों लाखों लोग हैं। आज एमएमआर एरिया में अगर जाते हैं तो 17 से 18 लाख लोग हैं जिनको घर की जरूरी है, मगर उनको प्रोवाइड नहीं हो सकता। दूसरी बाजू में अगर हम जाए तो दूसरे बाजू में ऐसे लगता है कि बहुत से बिल्डर 3 से 4 लाख मकान यहाँ पर बना चुके हैं, लेकिन हम लोग अगर 1 लाख मकान भी पकड़ते हैं और एवरेज 1 करोड़ उसकी कॉस्ट भी पकड़ते हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रॉन्ग तरीके से हो रहा है। अगर सिर्फ इसको डायरेक्शन दी जाए और प्रॉपर इसको डायरेक्शन की तरह से कैलकुलेशन किया जाए, इसके लिए मैंने एक रिसर्च किया और उसके लिए proposesociety.com की एक वेबसाइट बनाई हुई है। उसको पहले मैंने प्रूव किया 2 कामोठे में प्रोजेक्ट बना के
कि लोगों को सस्ता घर मुहैया दिया जा सकता है। जबकि सिडको 13 से 14 लाख रुपए को 1 BHK बेच रही थी, उसी समय में मैं 9,10,000 में लोगों को उनसे ही जमीन खरीद कर दे सकता था और मैं वो सक्सेस हो। अगली खबर है मुंबई गोरेगांव पूर्व स्थित आर्य कॉलोनी की। यहाँ के बदहाल सड़क लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। आपको बता दें कि 3 एंट्री गेट हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग वाहनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने। मुंबई का छोटा कश्मीर, जी हां, हम गोरेगांव पूर्व स्थित आर्य कॉलोनी में खड़े हैं, जहां पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे आसानी से देखे जा सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद यह कहना मुश्किल है कि आखिर सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। जबकि हमारे पीछे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्य कॉलोनी में प्रवेश करने वाली हर गाड़ियों से टैक्स वसूला जाता है और यह टैक्स वसूलने का चलन साल 1982 के आसपास से शुरू है। लेकिन आज तक जो इसके रोड की बदहाली है वह जस की तस बनी हुई है। हमने इस मामले में PWD के डिविजनल सब इंजीनियर शरद चौधरी साहब से मुलाकात कर उनकी पक्ष जानने की कोशिश करी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि आर्य कॉलोनी गेट पर जो टैक्स वसूला जाता है, दरअसल वह टोल है, जबकि वह टोल नहीं है। यह आर्य कॉलोनी में आने जाने वालों की एक प्रकार से एंट्री फी है। हमारे साथ कुछ यहाँ के रहवासी हैं, बच्चे हैं, मुझसे जानने की कोशिश करते हैं। नव युवा पीढ़ी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सड़क है, यहाँ पर जो एंट्री फी ली जाती है, बदले में सड़क अच्छी क्यों नहीं बना के दी जाती? यहाँ पे जो एंट्री फीस ली जाती है, मेरे ख्याल से फिर भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा। अब यहाँ के कर्मचारी कैसे हैं, यहाँ का जो ऑफिसर है वो काम करवाना चाहता है कि नहीं, या फिर ऑटो रिक्शा के 10 रुपए लेने लग गए हैं। भाव सबका बढ़ते जा रहा है, महंगाई आ रही है, फिर भी रोड नहीं बरोबर है, आदमी क्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि करोड़ों रुपए लगाकर जिस सड़कों को बनाया जाता है, आखिर उन सड़कों पर गड्ढे क्यों भर जाते हैं, और वह भी समय से पहले। ऐसे में सवाल है दुग्ध विकास मंत्री अब्दुल सत्तार साहब से कि इस तरह की जो बुनियादी ढांचे हैं आर्य कॉलोनी के इस रोड की, वह समय से पहले क्यों खराब हो जाती हैं। कैमरा पर्सन राजीव बारोट के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। UPSC परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अब इस मुद्दे पर लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हो गया। विपक्ष ने सीसैट मुद्दे पर बहस कराने की मांग पर काफी हंगामा किया, जबकि सरकार का कहना है कि अंग्रेजी हटाने से फायदा नहीं और सरकार इस पर बाद में चर्चा करने की बात भी कर रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने सीसैट मामले पर ट्वीट कर कहा है कि मामला सिर्फ भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि असली लड़ाई भारत बनाम इंडिया की है। ये हिंदी मानसिकता और अंग्रेजी मानसिकता के बीच की लड़ाई है। अब बीमा बिल को लेकर सरकार विपक्ष के सामने झुकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीमा बिल पर कांग्रेस के आगे सरकार ने नरम रुख दिखाया और कांग्रेस की मांग है कि बिल को पास करवाने से पहले सरकार इसे लेकर सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। सरकार के पास अब इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजवाने के सिवाय कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत नाबालिग की उम्र 16 साल से कम है तो अब उसको किशोर न्याय बोर्ड का ये फैसला करेगी कि रेप जैसे अपराध को अंजाम देने वाले 16 साल से ज्यादा उम्र के किसी किशोर पर नियमित अदालत में मुकदमा चलेगा या नहीं। आपको बता दें कि निर्भया कांड के बाद से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की मांग ने जोर पकड़ लिया था, क्योंकि इस गैंग रेप को अंजाम देने वालों में से सबसे निर्मम अपराधी 18 साल से कम उम्र का था। नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI की इसकी सीमा 49% बढ़ाने को लेकर अहम मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। डिफेंस में 49% करने के फैसले के साथ ही ये शर्त रखी गई कि रक्षा क्षेत्र में बनने वाले संयुक्त उद्यमों का नियंत्रण भारतीय हाथों में होगा। वहीं रेलवे FDI की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार में
मदद मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने बुधवार के राज्यसभा विधानसभा में धोती विधेयक को पेश कर उन कंपनियों, क्लबों और रेस्तरां, मॉल और होटलों और सभागारों और स्टेडियम के लाइसेंस रद्द करने और 1 साल की सजा का प्रावधान किया है। धोती जैसे पारंपरिक परिधान हटाने वालों को किसी क्लब या रेस्टोरेंट में प्रवेश से रोकना अपराध बनाया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ये धोती पहनने पर एक जज को क्लब में घुसने से रोका गया था, जिसके बाद से इसे लेकर काफी विवाद हुआ। डीजीपी सुनील पारस्कर पर लगे रेप मामले में फिर से एक नया मोड़ आ गया है। पीड़ित मॉडल ने अपने पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी पर पारस्कर से मिले होने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि रिजवान ने आरोप लगाया कि मॉडल के साथ रेप नहीं हुआ, बल्कि उसने पब्लिसिटी के लिए सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया। इसी के साथ रिजवान ने मॉडल के साथ बातचीत के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी मामले की जांच कर रही टीम को सौंपे थे। वहीं मॉडल के आरोप के बाद महाराष्ट्र महिला आयोग ने बार काउंसिल की लेटर लिखवाकर रिजवान सिद्दीकी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बुधवार को मॉडल ने रिजवान सिद्दीकी पर आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है और रेप से किसी को पब्लिसिटी नहीं मिलती, ना ही किसी चैनल पर मेरा नाम आता है और ना ही मेरा चेहरा भी दिखाया जाता है। भारत सरकार के एक बड़े सम्मान यानी पद्मश्री सैफ अली खान से लिया जा सकता है। आपको बता दें कि सैफ अली खान से भारत सरकार का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री वापस लिया जा सकता है। मुंबई की एक अदालत ने सैफ पर आरोप तय होने के बाद सरकार उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि फरवरी 2012 में मुंबई के एक रेस्टोरेंट में दक्षिण अफ्रीका के एक कारोबारी के साथ हाथापाई के मामले में मुंबई की एक अदालत ने मार्च 2014 में उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। आरटीआई एक्टिविस्ट एसी अग्रवाल के सवाल पर जवाब में गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि सम्मान वापस लेने के मामले पर विचार किया जा रहा है। गणेश उत्सव के दौरान यात्रियों को होने वाली दिक्कतों को और रेलवे साप्ताहिक ऐसी ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। इस गाड़ी को ठाणे, पनवेल, चिपलून, रत्नागिरी स्टेशनों पर रुकेगी। इन गाड़ियों के बुकिंग की घोषणा बाद में की जाएगी। पुणे के पास के मालिन गांव के भूस्खलन हादसे में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और ये तादाद अब 153 पर पहुंच गई। अब इसी तरह के हादसे को खतरा अहमदनगर के दरोड़ी गांव पर भी मंडरा रहा है। इस गांव के लोग गांव से ही सटे हुए पहाड़ी क्षेत्र में खतरे की छाया में सांस ले रहे हैं। रात भर अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए जागते नजर आते हैं। गांव के लोगों की मांग है कि प्रशासन सर्वेक्षण कर पुनर्वास का काम जल्द शुरू करे। आणि गावाच्या माथ्यावर असे मोठमोठे दगड आहेत। त्या दगडासाठी आपल्याला वरती साधन म्हणजे यांत्रिक साहित्य वगैरे जाऊ शकत नाही, परंतु उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम नंतर सार्वजनिक बांधकाम पारनेर पुन्हा संयुक्त पाहणी करून त्या दगडाचं काही फोडून वगैरे असं ब्लास्ट करून वगैरे असं तुकडे वगैरे करून जर कमी करता आले किंवा त्या गावाला जर धोका कमी पोहोचेल असं जर काही करता आलं त्यासाठी उपाययोजना आम्ही आज करत आहोत। आणि आज आम्ही संयुक्तरित्या पाहणी करून त्या संदर्भात संयुक्त जिल्हाधिकारी साहेब यांना पालघर में लोगों के घरों में घुसकर चोरी करने वाली महिला के साथ एक बड़े गिरोह को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि ये महिला एक घर में भिक्षा मांगने के बहाने घुसकर चोरी की कोशिश कर रही थी और घर वालों ने शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
6 औरत थी, वो 6 औरत अपने बच्चे के साथ में जाके कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह कोई अगर ऐसा दुकान रहता है उसके बाहर से माल उठा के ले जाते थे और पब्लिक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करने के बाद वो उन पर अपोज करती थी और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, कोर्ट में हाजिर किया और कोर्ट ने उन्हें मजिस्ट्रेट कस्टडी में उसकी रवानगी की है। मजिस्ट्रेट कस्टडी के 16 तारीख तक दी है और वो थाना जेल में हमें उन्हें ट्रांसफर किया है। पालघर में एक पत्नी का अवैध संबंध किसी दूसरे के होने के शक के नाते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम दिनेश कारमोड़ा है। वहीं इस मामले में एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। वानगांव पुलिस स्टेशन में वनी कुरड़पाड़ा यहाँ पे एक युवक है भरत रमेश चिपाल, उसका इसी गांव का एक जो मेन अक्यूज्ड है दिनेश शंकर करमोड़ा, उसकी पत्नी के साथ इसकी कुछ नाजायज संबंध है ऐसा, यानी उसे डाउट था। तो उसमें दिनेश शंकर